हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम सैम्पलिंग मेथड का सेकंड जो मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लासेस के अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जो कंप्लीट हो चुका है, सभी पॉइंट्स है जो कवर किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो यहाँ पे जो हमने देखना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन में से यूनिट सेलेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कवर किया था कि पॉपुलेशन में से जितनी भी यूनिट होती है उसमें इक्वल चांसेस होते हैं हर एक यूनिट के सिलेक्ट होने के एज अ सैम्पल के लिए। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अपोजिट होता है कि यहाँ पे जितने भी यूनिट है पॉपुलेशन के अंदर उन सभी यूनिट को इक्वल चांस नहीं दिया जाता सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी कन्वीनियंस का इस्तेमाल करता है, अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करता है जिससे वो सैंपल को सिलेक्ट करता है पॉपुलेशन में से। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे जो यूनिट सिलेक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटर द्वारा वो अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से की जाती है, ना कि प्रोबेबिलिटी और चांस के बेस पे। इस मेथड के अंदर जो यूनिट के सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल नहीं होते कि हर एक यूनिट जो इक्वल चांस रखे सिलेक्ट होने का एज अ सैम्पल के लिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन किया है तो यूनिट का वो अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इन्वेस्टिगेटर अपनी अकॉर्डेंस अपनी जो जरूरत के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के साथ है जो अपनी जजमेंट के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करके चलता है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर। सबसे पहला मेथड आता है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट नाम से क्लियर है कि जजमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जब यूनिवर्स में से यानी कि पॉपुलेशन में से जब सैंपल को कलेक्ट करेगा तो वो अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करके सैंपल को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को लगेगा कि किन किन यूनिट्स की स्टडी करना सैंपल के अंदर ज़रूरी है। सिर्फ उन्हीं यूनिट को जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी जजमेंट के बेस पे जो सिलेक्ट कर लेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इस कंसेप्ट को। एग्जाम्पल एक क्लासरूम का लेते हैं कि क्लास के अंदर टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। तो ये टोटल 80 स्टूडेंट क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स कहलाएगा। इसमें से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। जो ये 20 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे ये सैंपल कहलाएंगे। तो यहाँ पे किस लिए ये इन्वेस्टिगेटर द्वारा सैंपल कलेक्ट किया जाना है? ताकि चेक किया जाए कि कितनी स्पेंडिंग हैबिट है स्टूडेंट की। तो यहाँ पे इस 80 स्टूडेंट में से जो ये 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे इन्वेस्टिगेटर द्वारा वो इस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे कि ये 20 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करके चलें। तो यहाँ पे जो ये 20 स्टूडेंट्स का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा वो अपनी जजमेंट के ऊपर बेस्ड करेगा। उसको जो लगेगा इन्वेस्टिगेटर को कि कौन कौन से 20 स्टूडेंट है जो लिए जाने चाहिए, तो अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करके उन 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा एज अ सैंपल के लिए और वो इन्वेस्टिगेट करेगा चेक करने के लिए कि कैसी स्पेंडिंग हैबिट है 80 स्टूडेंट के क्लासरूम के अंदर। इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं कि ये मेथड है जो लेस एक्सपेंसिव यानी कि ज़्यादा खर्चीला नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। ये मेथड यूज़फुल होता है उन फील्ड के अंदर जहाँ पे सिमिलर यूनिट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या फिर जो सम यूनिट होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी सैंपल के लिए लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सिर्फ कुछ एक जो इम्पोर्टेंट यूनिट होती हैं उनको टेक ओवर कर लिया जाता है, ले लिया जाता है इन्वेस्टिगेटर द्वारा। तो नेक्स्ट आते हैं कि इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं कि जो ये मेथड है इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं इन्वेस्टिगेटर के खुद की पार्शियलिटी क्रिएट करने, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करता है जिस कारण से पार्शियलिटी होने के चांसेस है जो बढ़ जाते हैं। ये मेथड है जो एक्यूरेट और रिलायबल मेथड नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर अपने जजमेंट का इस्तेमाल करता है जहाँ पे हो सकता है कि जो एक्यूरेसी है वो कोलैप्स कर जाए जो रिजल्ट्स मिलेंगे।
नेक्स्ट आते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा नाम से क्लियर होता है, कोटा का मतलब होता है कि लिमिट निर्धारित कर देना, यानी कि एक लिमिट क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है कि अगर इस यूनिवर्स में से सैंपल कलेक्ट करना है तो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए इतनी यूनिट्स है जो फिक्स की गई हैं, तो वो कोटा क्या आता है कि लिमिट डिसाइड कर दी जाती है यूनिट को कलेक्ट करने के लिए, उसे कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है जो असाइन कर देता है डिफाइंड कोटा को, यानी कि पहले से वो कोटा को है जो दिखा देगा अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, यानी कि कुछ ना कुछ बेस लेकर के उस क्राइटेरिया के बेस पे उसने लिमिट डिसाइड कर दी है पहले से ही। दे आर इंस्ट्रक्टेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर टू फिल ईच कोटा, तो उसको क्या करना है, अब जितने भी रिक्वायर्ड नंबर कितने होंगे जो उसने कोटा फिक्स किया है, हर एक कोटा को फिल करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट की जरूरत होगी वो सारी वो कलेक्ट कर लेगा। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके चलेगा इंडिविजुअल, यानी कि जो सैंपल आइटम होती है, ताकि वो कलेक्ट कर सके इंफॉर्मेशन को अपनी पर्सनल जजमेंट के बेस पे कोटा के विद इन कोटाज, यानी कि कोटा के अंदर रहते हुए जब वो यूनिट को सिलेक्ट करेगा कोटा को फिलअप करने के लिए, तो वहां पे वो अपनी पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करेगा जो इन्वेस्टिगेटर होगा। When all or a part of the whole quota is not available, मान लेते हैं कई बार या तो पूरा कोटा ही अवेलेबल नहीं है या फिर कोटा या कुछ पार्ट अवेलेबल नहीं है या फिर अप्रोचेबल नहीं है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, जो कोटा को कंप्लीट करना तो जरूरी है, तो फिर कोटा को कंप्लीट किया जाएगा सप्लीमेंटिंग न्यू रिस्पॉन्ड की हेल्प से, यानी कि उसका जो सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सहायक, यानी कि जो उसका मान लो कि जो कोटा फिक्स किया गया वो अवेलेबल नहीं है या फिर अप्रोचेबल नहीं है, तो उस कोटा के जो सप्लीमेंट नया रिस्पॉन्ड होगा उसकी हेल्प से जो कोटा को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कोटा सैंपलिंग होती है ये भी एक जजमेंट सैंपलिंग का ही पार्ट होती है, इसी का पार्ट होती है कोटा सैंपलिंग। इसके भी कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट रहती हैं। मेरिट क्या रहती है इसकी कि यहाँ पे जो ग्रेटर चांस रहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो शामिल की जाए सैंपल के अंदर। जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल की जाती है इस मेथड के अंदर, ताकि जो यूनिट है कोटा की वो फिक्स की जा सके। डीमेरिट क्या है कि यहाँ पे जो प्रीजुडिस शैल रिमेन, यानी कि जो पार्शलिटी के चांसेस होते हैं वो बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पार्शलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने सिर्फ अपनी पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करना है, जो उसे कन्वीनियंस लगेगा, जो उसकी जजमेंट के हिसाब से सही लगेगा यूनिट को सिलेक्ट करना, सिर्फ वही यूनिट को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो पार्शियलिटी होती है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग एरर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग तो बिल्कुल ही नाम से क्लियर हो रहा है कि कन्वीनियंस, यानी कि जैसा उसको आरामदायक लगता है इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट करना, वैसे वो डाटा को कलेक्ट कर लेता है सैंपल को पूरा करने के लिए। ये एक ऐसी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टेक्निक होती है जहां पे जो चूज किया जाता है सैंपल वो टोटली इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेगा सैंपल को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि एक बुक पब्लिशर है, उसने सिलेक्ट करने कुछ एक टीचर, तो उन टीचर को कैसे सिलेक्ट करेगा, जो कॉलेज के अंदर प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। कॉलेज प्रोस्पेक्टस, जब कॉलेज के अंदर हम एडमिशन लेने जाते हैं तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, पूरे कॉलेज की डिटेल होती है, कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या शिफ्ट्स हैं, क्या टीचर्स। जब टीचर्स की भी लिस्ट प्रोस्पेक्टस के अंदर गिवन है तो यहाँ पे पब्लिशर ने क्या किया, उस प्रोस्पेक्टस में से कुछ एक टीचर को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो सिलेक्ट कर लिया, ताकि वो फीडबैक ले सके कि क्या उसका टीचर्स का फीडबैक है उसकी बुक पब्लिशर्स को लेकर के। तो यहाँ पे बिल्कुल ही आसानी से जो बुक पब्लिशर है उसने सैंपल को है जो कलेक्ट कर लेना है। कैसे कलेक्ट किया कि उसको फीडबैक चाहिए अपनी बुक पब्लिशन के रिगार्डिंग। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उठाया, उसमें टीचर्स का लिस्ट था, उसमें से कुछ एक टीचर को उसने सिलेक्ट किया और उनका फीडबैक है जो ले लिया, जिससे उसको आसानी से अपनी जो इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो कंप्लीट कर ली। ये जो मेथड है बिल्कुल ही लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा आया ही नहीं है इन्वेस्टिगेटर का, और बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये अनसाइंटिफिक तरीका और ये अनरिलायबल तरीका है। इस मेथड के अंदर जो रिजल्ट होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं इनमरेटर के ऊपर। ये जो मेथड होता है ये एप्रोप्रिएट होता है सैंपल सिलेक्शन करने के लिए, जहाँ पे यूनिवर्सल पॉपुलेशन होता है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता, या फिर जो लिस्ट होते हैं यूनिट के वो अवेलेबल नहीं होती, या फिर जो सैंपल यूनिट होते हैं वो क्लियर नहीं होती। और जो सैंपल कलेक्ट करने वाले इन्वेस्टिगेटर उसके लिए खुद के लिए वो सैंपल यूनिट है जो क्लियर नहीं है, जिस कारण से वो कन्वीनियंस सैंपलिंग का इस्तेमाल करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट कर लेता है एज ए सैंपल के लिए।
तो यानी कि ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर ने अपनी कन्वीनियंस का इस्तेमाल किया है, अपनी आरामदायकता को देखा है कि इसको कैसे आराम से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो डाटा कलेक्ट किया गया अपने इन्वेस्टिगेटर की अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसने कलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव होते हैं कि जब हम पूरी पॉपुलेशन में से लार्ज पार्ट को सिलेक्ट करते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, उसे एक्सटेंसिव बोलते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन टोटल 100% ले लेते हैं, जब टोटल 100% पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन का पार्ट सिलेक्ट कर लिया सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, यानी कि लार्ज पार्ट जो होता है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स होती हैं, कुछ एक यूनिट रह जाती हैं, कुछ है कितने कि सिर्फ 10% यूनिट छोड़ी है पॉपुलेशन की जो ली नहीं गई है। 90% तो सैंपल ले लिया गया, 10% छोड़ दिया गया है। तो जो 90% हिस्सा लिया गया उस हिस्से के बेस पे जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो ऑब्टेन किए जा सके इन्वेस्टिगेटर द्वारा। और सेकेंडली कि यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये आती है कि टोटल पॉपुलेशन जैसे 100% होती है, उसमें से 90% हिस्सा तो सिलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ 10% जो हिस्सा होता है वो इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था। इस कारण से वो 10% हिस्सा जो होता है इन्वेस्टिगेटर द्वारा लेफ्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता। सैंपल साइज लार्ज होने के कारण जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो हाई होता है, क्योंकि जब 100% टोटल पॉपुलेशन में से 90% पोर्शन है जो सिलेक्ट कर लिया गया सैंपल के लिए, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि जो रिजल्ट आएंगे वो एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। जो यहाँ पे इंटेंसिव स्टडी होती है वो भी संभव हो जाती है, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन है जो फाइंड आउट की जा सके। लेकिन इसके अंदर जो हैवी रिसोर्सेज को जो इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंडली कि जो ये एक्सटेंसिव सैम्पलिंग मेथड है ये वहाँ पे पॉसिबल होता है जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होता है। स्मॉल साइज पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे एक्सटेंसिव स्टडी को, जिससे एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं जो वो ऑब्टेन किए जा सके एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसी के साथ हमारे सैम्पलिंग मेथड कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स को। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।